नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंच रहे हैं चौधरी। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ का ये पहला दौरा है। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन बने हुए हैं। सिद्धार्थ, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का लखनऊ दौरा, पहली बार पहुंच रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद। बिल्कुल, प्रदेश कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, संगठन की जिम्मेदारी मिली है, तभी चौधरी जब मंत्री थे उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ दौरे पर हैं और आज ये पहला दौरा है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंच रहे हैं आज चौधरी। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ दौरे पर हैं आज और आज लखनऊ पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंच रहे हैं चौधरी। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। एक बार फिर से सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, और खबर लखनऊ से है जहां पर डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। अगस्त महीने में डेंगू के 28 मरीज मिले हैं। अलग अलग इलाकों से सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। खदरा, फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर, केशव नगर में मरीज मिले हैं। तेलीबाग, आसियाना, आलमबाग, ठाकुरगंज में भी मरीज मिले हैं। तो अगस्त महीने में डेंगू के 28 मरीज मिल चुके हैं। अलग अलग इलाकों से सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। खदरा, फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर, केशव नगर में मरीज मिले हैं। डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं और 28 मरीज अब तक लखनऊ में मिल चुके हैं। तेलीबाग, आशियाना, आलमबाग, ठाकुरगंज में भी मरीज मिले हैं। तो डेंगू के मरीज लखनऊ में अलग अलग क्षेत्रों से मिल रहे हैं और मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो है वो अब बढ़ने लगा है। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है लखनऊ में और अब तक अगस्त महीने का अगर जिक्र करें तो 28 मरीज अब तक मिल चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, डेंगू के मरीजों का आंकड़ा जो है वो लखनऊ में बढ़ने लगा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से अगस्त के महीने में 28 मरीज मिले अलग अलग इलाकों में। खुदरा, फैजुलगंज, त्रिवेणी नगर, केशव नगर में मिले हैं मरीज। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी काफी कठिन दौर है, क्योंकि जब भी डेंगू का कहर होता है तो लखनऊ में हमेशा डेंगू के काफी मरीज पाए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बचाव के लिए? देखिए, आपको बताते स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले साल भी लखनऊ में जो डेंगू के हालात है वो काफी खराब रहे हैं और काफी डेंगू से मरीजों की पिछली बार काफी मौतें हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार लेकिन इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एक नई कार्य योजना बनाई और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फॉगिंग कराई जाए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में किस तरीके से लखनऊ में डेंगू के जो
मरीज है उनको रोका जाता है और डेंगू को फैलने से किस तरीके से रोका जाता है। जिस तरीके से जो सीएमओ का कहना था कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं इस बार आपको कहीं ना कहीं कम मरीज देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो अगस्त में जो आंकड़े आए ये डराने वाले आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं लोगों को सजग रहना होगा, तब जाकर डेंगू की इस लड़ाई को जीता जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। वहीं लखनऊ में अब स्कूलों में सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्कूलों की प्रार्थना के समय बढ़ाया जाएगा, ये पाठ पढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग की पहल पर निर्देश जारी किए गए हैं। तो बीएसए ने अधिकारियों प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं। संयुक्त बेसिक शिक्षा निदेशक ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो परिवहन विभाग की ये पहल शुरुआत होने जा रही है, पहल करने जा रहा है परिवहन विभाग और इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बीएसए ने अधिकारियों प्रधानाचार्यों को निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त बेसिक शिक्षा निदेशक ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अब स्कूलों में सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर अब स्कूलों में सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्कूलों की प्रार्थना के समय ये पाठ पढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग की पहल पर निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसए ने अधिकारियों प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं। संयुक्त बेसिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए। तो वहीं अब स्कूलों में सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो वहीं अब रुख करेंगे एटा का, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना मारहरा क्षेत्र के गांव कटेरा नहर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर इलाज चल रहा है घायल बदमाश का। एटा से ये खबर सामने आई है। थाना मारहरा क्षेत्र के गांव कुटेरा नहर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल बताया जा रहा है और जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल का रुख करेंगे, जहां पर ट्रैक्टर ने थाना प्रभारी की गाड़ी को टक्कर मारी है। हादसे में थाना प्रभारी की गाड़ी चकनाचूर हुई है। थाना प्रभारी कर्मपाल सिंह दुर्घटना में घायल भी हो गए हैं। आरोपी ट्रैक्टर लेकर फरार बताया जा रहा है। घायल को भर्ती कराया गया है। तो एएसपी संभल की विदाई समारोह कार्यक्रम में जा रहे थे और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। आरोपी ट्रैक्टर लेकर के फरार बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी संभल की विदाई समारोह कार्यक्रम में जा रहे थे, जहां पर यह हादसा हो गया है। तो ट्रैक्टर ने थाना प्रभारी की गाड़ी को टक्कर मारी है। टक्कर में थाना प्रभारी घायल हो गए हैं और घायल थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि मौके से ट्रैक्टर फरार हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सतीश, ये जिस तरीके से हादसा बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर वाले ने थाना प्रभारी की गाड़ी में टक्कर मार दी और थाना प्रभारी घायल हो गए हैं, पूरा मामला क्या कुछ है, किस तरीके से यह हादसा हुआ? सतीश, ट्रैक्टर ने प्रभारी की निजी गाड़ी को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी, जिसकी गाड़ी जो है चकनाचूर हो गई और उसमें थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये जो है थाना प्रभारी जो है पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल जी की विदाई के समारोह में वापस से लौटकर आ रहे थे, तभी इसके रास्ते में आने के बाद चंद्रोशी ये करता है। वहां पर आने के बाद मोड़ पर आने के बाद ट्रैक्टर ने और जो है उनकी गाड़ी में टक्कर मारी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए।
थाना प्रभारी की तरफ से कुछ जानकारी दी गई क्या सतीश की किस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्या वजह रही? जी बता दूं, जैसे ट्रैक्टर जो है तेज रफ्तार से जा रहा था, तेज रफ्तार में जिसे टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद में ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो चुका है और पुलिस उसकी जांच में जुट गई है। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सतीश। तो हादसे में थाना प्रभारी घायल हो गए हैं। घायल को बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी कर्मपाल सिंह दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। आरोपी ट्रैक्टर लेकर फरार बताया जा रहा है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी संभल की विदाई समारोह कार्यक्रम में थाना प्रभारी जा रहे थे, जो कि सड़क में ये हादसा हुआ है और हादसे का शिकार हो गए थाना प्रभारी कर्मपाल सिंह, जिन्हें अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जो टेंडर की वैल्यू थी उसको बढ़ाते हुए जहां 90% तक कई जगह बढ़ा दिया गया और ये धांधलेबाजी की ऐसी गई कि स्पेसिफिकेशंस में जनरल बातें लिखते हुए कहा गया कि इस वजह से हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अनुमान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब बताओ कि ये घोटाला हुआ है तो कहते हैं कि आप पहले ही विवेचना के ये बताइए घोटाला कितना बड़ा है। 100-200 करोड़ रुपए तो अगर मैं निगल जाऊं तो मैं इसको घोटाला मानता ही नहीं हूं। वो विवेचना का इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के तहत 326 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ। 326 करोड़ रुपए। ये जो टेंडर का अमाउंट है उससे करीब 53% ज्यादा था। अब आप सब जानते हैं कि टेंडर जब आता है और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं और सार्वजनिक रूप से हर ठेकेदार, हर व्यक्ति सरकार द्वारा जो टेंडर पेश किया गया उसमें सम्मिलित हो सके, तो अगर आप कोई बदलाव लाएंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं करती है। इस रिपोर्ट में यह भी तथ्य आया है, ये जो बढ़ी हुई लागत थी इसमें बनने थे 6133 क्लासरूम, लेकिन बनाए गए 4027। अब आप देखें करीब 33%, 1/3 तो हवाई हो गए, गायब हो गए। हर क्लासरूम बनने का एक बजट था, यह बजट बढ़ाया वो भी इरेगुलर तरीके से। CPWD मैनुअल में जो कानून है, जो गाइडलाइंस है, उसकी अनदेखी करी और जब बढ़ा दिया तो भी 6133 क्लासरूम की बजाय केवल 4027 बने। अरविंद केजरीवाल जी ये कृपया करके बताइए, ऐसा फिर से प्रतीत होता है कि ये 33% क्लासरूम जो कम बने बढ़ी हुई लागत पे, ये भी घूम के काला धन आप ही की तिजोरी में आया है। क्या हमारे तथ्य गलत हैं? ये सवाल पूछने का हक तो दिल्ली की जनता को है ना। इसमें फिर अगली बात जो आती है, देखिए घोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है, जो सुबह शाम रात दिन सोच रहा है कि कैसे घोटाला करके धन अर्जित करूं, तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है।
क्योंकि ये जो विभाग है, मंत्रालय है, ये उन्हीं के पास है। जरूरत थी अतिरिक्त शौचालय जो है स्कूल में 160 की, बनाते कितने हैं? रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं 1214 की जरूरत है। कहां 160, कहां 1214। और सबसे दुखद मैं समझता हूं, इतनी पीड़ा है इस बात को जानकर, ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। खबरदार अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ मत करिए। और टॉयलेट में बैठकर हमारे बच्चे विद्या अर्जित नहीं करेंगे। उनके लिए क्लासरूम होने चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। टैक्स पेयर का रुपया है, ये टैक्स पेयर आज आपसे पूछता है क्या ये सत्य है या नहीं है कि आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था। जितने अतिरिक्त क्लासरूम का नंबर बढ़ेगा उतना रुपया अंदर आएगा, यह अरविंद केजरीवाल का मूल सिद्धांत था। इसके अलावा घोटाला किस स्तर का है, तभी कहते हैं आप नहीं पाप है। जिस विभाग की बात करोगे भ्रष्टाचार मिलेगा। इन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए स्कूल में, और 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने अनुदान लिया। जब इंस्पेक्शन हुआ है, कहां 29 और मिले कितने? 2। 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अनुदान हुआ, रुपया खर्च किया, और जब इंस्पेक्शन हुआ, सीवीसी रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि जमीन पर केवल 2 थे। आपकी नियत में इतना खोट, इतना भ्रष्टाचार आपके अंदर, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार बह रहा है अरविंद केजरीवाल जी। ये जो तथ्य हम बता रहे हैं, अगर हिम्मत हो, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के पटल पर आप ये जो हम सवाल उठा रहे हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। अगला तथ्य और चिंतित कर देगा। जो सैंक्शन्ड अमाउंट था इन सभी प्रोजेक्ट का, यह करीब 990 करोड़ था, टू बी प्रिसाइज 989.26 करोड़। जो अवार्ड वैल्यू थी सारे टेंडर्स की, ये 860 करोड़। लेकिन खर्चा कितना हुआ? 1315 करोड़। अगर 860 करोड़ के टेंडर आपने दिए तो ये 1315 खर्च कैसे हुआ? क्या जनता हिसाब नहीं लेगी 450 करोड़ ये जो अतिरिक्त है उसका? और एक बड़ी बात मैं आपके समक्ष रख दूं कि ये घोटाला किस तरह का है। जब भी कोई सरकारी काम होता है तो गाइडलाइंस है, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल, जीएफआर और सीवीसी गाइडलाइंस है कि सरकारी ठेका जो है वो टेंडर से ही होगा, पब्लिक डोमेन में उसका आना जरूरी है। और जो बात अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, सवाल ठोक के जो पूछूंगा,
कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया अरविंद केजरीवाल जी, आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा। तो ये टेंडर आपने क्यों नहीं निकाला? ये इसलिए नहीं निकाला क्योंकि कुछ ठेकेदार जो कि अरविंद केजरीवाल के बड़े घनिष्ठ हैं, जिनसे घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी भरनी थी, अगर सार्वजनिक रूप पे टेंडर निकालते तो हो सकता है कि कम लागत पर, कम कीमत पर कोई और व्यक्ति अच्छी क्वालिटी के क्लासरूम बना देता, ज्यादा क्लासरूम बनते, लागत कम होती। लेकिन एक नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो जाता कि उनकी तिजोरी में रुपया नहीं आता, तो इसलिए टेंडर ही नहीं निकाला गया। और इसके साथ लिखा है कि जो भी आधे अधूरे क्लासरूम बने और टॉयलेट जिनको ये क्लासरूम मानते हैं वो पूरे भी नहीं किए गए और उसमें भी क्वालिटी इश्यूज हैं। ये जो बातें आपके समक्ष रखी हैं, इसका सारांश यही निकाला जा सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार है, वो कहती है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो कहते हैं आई अरविंद केजरीवाल हियर बाय गारंटी यू 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ करप्शन। अगर आप करप्ट हैं, मेरे पास आइए, आपको सम्मिलित करना मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों का भविष्य मेरे लिए चिंता और प्राथमिकता नहीं है। बच्चों का क्या है, मैं उनको टॉयलेट में बैठा दूंगा, टेबल देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को अपनी तिजोरी भरनी है। और इसीलिए जनता आज कह रही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। सिर्फ छोड़ दीजिए तो ठेकेदारों को, उनसे बड़ी घनिष्ठता है, उनसे इनकी बड़ी मित्रता है। और आजकल जब सवाल पूछो तो नाटक अच्छा करते हैं। ना उनको, ना मनीष सिसोदिया को, ना उनके प्रवक्ताओं को यह पता है कि कितने क्लासरूम बने। और आबकारी घोटाला जब उजागर कर रहे थे तो हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता था, कहता था इतने ही दुकानें हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद दिन जैसे बदलता था आंकड़ा बदल देते थे। तो क्योंकि पारदर्शिता से प्रेरित नहीं है, नाटक से प्रेरित हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, जनता का माल अपना। यह है अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी, सारांश जो आज की प्रेस वार्ता है उसका इतना ही है कि 2.5 साल में विजिलेंस डिपार्टमेंट को जो सीवीसी की रिपोर्ट आई उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है, हमें प्लीज बताइए। यह प्रश्न नंबर 1 है। दूसरा, एक सरकारी कार्य होना था, आपने इसका टेंडर क्यों नहीं निकाला जो अतिरिक्त क्लासरूम्स बनने थे? वाई नो टेंडर वॉज कॉल्ड फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल? आर यू नॉट अकाउंटेबल to the people of Delhi? Are you not answerable? And we take a pledge from this platform. The Bharatiya Janata Party will expose you, if the need be, every day, till the time you and your party and your corrupt ministers are punished under the law of the land. You will not be spared. तीसरा,
ये जो 500 करोड़ करीब करीब कॉस्ट एस्केलेशन बता रहे हैं, रिपोर्ट में भी आया है, ये भी आपने विदाउट टेंडर करी है। इसमें जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का पालन नहीं किया, सीवीसी की जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया, इसमें आपको क्या कहना है? चौथा और बड़ा अहम प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ये है कि क्या आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा के और उसको क्लासरूम की तरह जनता के बीच में रखा? तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो कि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती रही है और लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे पर खड़े की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।